लास्ट क्लास से भी क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, 4 क्वेश्चन किए थे लास्ट में, ठीक है। उसका अगले क्वेश्चन लिखे हमने। आंसर निकालो फटाफट। क्या बात करते हैं? बहुत इंटरेस्टेड है तो इसमें बात करने में है सर। नहीं है ना, सबसे ज़्यादा कार्बन काम करें इनमें से मेरे पास सिर्फ जो बड़ी ज़्यादा स्टेबल होती है 5 से 5 ज़्यादा स्टेबल होती है, 4 से स्टेबिलिटी का उल्टा होता है HO से। और सर ये वाला पॉइंट है देखिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से कहाँ पर आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है रेजोनेट। बट यहाँ पर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 5 बन जाएंगे, बट नेगेटिव चार्ज कहाँ पर रहेगा, हमेशा कार्बन के ऊपर रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन भी ज़्यादा स्टेबल होता है, कार्बन भी ज़्यादा स्टेबल होता है। आंसर का तो हो गया पहला। और सर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, DCBA, ठीक है। और अगले वाले में फिर उधर नीचे अगले वाला आने नीचे। अच्छा सॉरी, इस वाले में B और फिर B और फिर A, ठीक है। और फिर अगले वाले में सर इसमें A ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वो उसमें पता था मुझे, गलत है क्या हो गया, B ज़्यादा हो गया। B क्यों होगा, sp2 बल में कितने हाइड्रोजन उसके पास, ये भी नहीं है, 0 है। ये sp2 इसके बगल में sp3 है, इस पे देखेंगे ना, एक भी नहीं है, 9 बीटा पे, यहाँ से अल्फा फिर बीटा पे चला गया ना, तो हमको तो अल्फा पे देखना है। तो अल्फा पे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास क्या है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। बट इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट लीस्ट वो होता है पावरफुल किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इसका हो गया ना, तो इसलिए मेरे पास B A से ज्यादा स्टेबल होता है। इफेक्टिव नंबर ऑफ देखो क्वेश्चन फटाफट। आप लोगों की डेली क्लास है 1 बजे से, ठीक है। 1 बजे से ढाई बजे तक 2:30 तक तो है ही है, उससे आगे जा सकते हैं 3 तक है। A और B, इसमें A और फिर B, A ज़्यादा स्टेबल B से, सर उसमें C2H5 है ना ऊपर, दिखाई दो पर वो CH3 तो बीटा कार्बन हो गया ना। इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 8 उसके 9। तो कौन ज़्यादा स्टेबल, B ज़्यादा स्टेबल हो गया A से। हाँ ठीक, क्योंकि फिर मतलब दिवाली आ जाएगी ना, तो 1-2 दिन तब छुट्टी लोगे तुम लोग। दिवाली का अगले दिन, दिवाली वाले दिन 1-2 दिन छुट्टी लेते हैं, इसलिए भी रखते हैं। कब है, ठीक है। कौन सी डेट को है, बाय 17 को है, तो ठीक है। 14 से 17 3 दिन की छुट्टी कर लेना, ठीक है। पर तब तक फिर लगातार पढ़ते, फिर संडे वनडे कोई छुट्टी नहीं होना, ठीक है। सबसे पहले रेजोनेंस देखना है, दूसरी चीज हाइपर कॉन्जुगेशन देखनी है, और थर्ड में आप देखना है ठीक है। मैंने बोला इफेक्टिव रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है किससे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ये एक ही बन रहा है बट कोई इफेक्ट उसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है। क्या देख रहे हो, प्लस एच क्या होता है? उल्टा होता है ना, जब लोग प्लस आई इफेक्ट देखते हैं तो टी का ज्यादा होता है, फिर डी का होता है, लास्ट में एच का होता है। बट जब प्लस एच पे आते हैं तो उसे उल्टा, सी एच का ज्यादा होता है सी डी से, फिर सी डी का ज्यादा होता है सी डी। इसमें सबसे स्टेबल सी है, फिर बी है, फिर बी है, फिर ए है। क्या है? सी है, फिर डी है, ठीक है, फिर बी है, फिर ए है। ठीक है। ये क्वेश्चंस है ना? हाँ, यहाँ से स्टार्ट है। 4 क्वेश्चन कल किए थे, 5th क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन लिख लो पहले फटाफट, मैं डिस्कस करते जाऊंगा साथ में। क्या चीज? सबसे पहले हमेशा देखेंगे रेजोनेंस, ठीक है? रेजोनेंस कंडीशन सिमिलर है, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन भी सिमिलर है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट है। कभी भी पहले इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखना, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन है जहाँ लोग बह जाते हैं। ये दिखता है बड़ा ऐसा है ना, 3 डिग्री पास में दिखता है तो लगता है इस कार्बन का मेरा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, बट ठीक है तो कम स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इसके। एक चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, ये छोटी-छोटी करके हो जाती है, ठीक है? चलो पहले सबसे पहले 5th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, ये यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ चले जाएंगे, इस कार्बन में। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, ठीक है? अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, ऑक्सीजन पे। बट जब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, कार्बन पे आएगा। पहले यहाँ पर ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर किस पे आएगा, ऑर्थो पे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है? बट यहाँ पर दोनों केस में मेरे को ये देखने को मिला कि नेगेटिव चार्ज तो कार्बन पे ही आ रहा है। इसका कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 1, जो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ चला गया, और इससे कितने बनेंगे, 5। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे ज्यादा है, ठीक है? अब देखो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस तो नीचे की तरफ नहीं है, बट नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ रेजोनेंस है। और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन। अब बताओ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा या कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, तो सी मेरा बी से ज्यादा स्टेबल होगा। अब है देखो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक रेजोनेंस यहाँ पर भी है, और नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक रेजोनेंस मेरा यहाँ पर भी। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड बेंजीन की तरफ तो कोई रेजोनेंस इसका नहीं है, बट इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इससे क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे, तो मेरा डी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर आएगा सी, फिर आएगा बी, और फिर ए। ये चीज आपको समझ में आ गई? अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो, ये क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएगा। हमको क्या पता था कि कोई भी एसिड होता है, एसिड क्या करता है, H+ डोनेट कर देता है। अब वो H+ डोनेट करने के बाद जो एनायन बनता है वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पर आप HH लगा लो, सिर्फ CH3, यहाँ पर H लगा दिया तो क्या बन गया, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, ठीक है? और यहाँ पर क्या बन गया, ये सल्फोनिक एसिड, ठीक है? अब वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन तो देख लिया हम लोगों ने, निकाल लिया, रेजोनेंस वो सब दिमाग लगा के। एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है और आपसे पूछेगा आप इन सब में से एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। एसिड क्या करता है भाई, H+ देने का काम करता है। सबसे पहला काम H+ हटाओ, H+ हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। H+ हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से H+ हटाओगे नेगेटिव, यहाँ से H+ हटाओगे तो CH2 नेगेटिव आ गया, ठीक है? अब इनमें से जो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा एसिड होगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के ऊपर, ठीक है? तो फिर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही है, ठीक है? तो एग्जाम में दोनों तरीके से पूछ सकता है, या तो आपको एनायंस बना के इसकी स्टेबिलिटी पूछ सकता है, या फिर पूछेगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो। एसिडिक स्ट्रेंथ बताने के लिए मैं कहूंगा हाइड्रोजन ऐड कर दो और एक हाइड्रोजन को हटाओ, हटाओगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा अच्छा है, ठीक है? अब आ जाओ इसके ऊपर, ये 3 pH लगे हुए, मतलब 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है इसके साथ, ठीक है? pH 3 लिखा था मैंने, pH की, ठीक है? फिर भी क्या फर्क पड़ता है,
यहाँ पर मेरे पास क्या 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 5 इसके और 5 इसके, तो 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो मेरे यहाँ पर फॉर्म हो रहे। बट मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज जब भी आएगा तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अपनी नोटबुक खोल के देखो, जहां पर हम लोगों ने रेजोनेंस का लास्ट केस किया था, जहां पर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, रेजोनेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर, वहां पर एक लाइन लिखवाई है कि मेरे पास कैसा होगा, ये हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ऑफ फॉर्मेशन करेगा। लिख रखा है इंपॉर्टेंट करके, वो वही चीज है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का लोन पेयर जब भी आएगा तो आपको दिख रहा है कॉन्जुगेशन, तो इसकी स्टेबिलिटी से क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ मुझे देखने को मिला ये sp2 है, इसके बगल में क्या है sp3। अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब 0 अल्फा हाइड्रोजन, बट ये sp2 के बगल में क्या है sp3, तो sp3 इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास तो भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन और इसके पास एक भी नहीं है, तो इसलिए ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देख लेते तो इसकी पावर इससे ज्यादा आती, बट इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होता है, वीक इफेक्ट होता है, उससे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सबसे पहले मेसोमेरिक, ठीक है ना, सबसे पहले मेसोमेरिक या रेजोनेंस लिखोगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से बी मेरा इससे क्या होगा, ज्यादा से होगा। अगला कंपाउंड देखो, ये है, ठीक है, ये मेरा sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इससे बगल में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन और ये वाला भी अल्फा कार्बन। 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए, 8 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखोगे तो ये sp2 है, इसके बगल में अल्फा अल्फा और अल्फा, 3 3 3, कितना हो गया टोटल, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बी ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, ए से। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इससे ज्यादा है। अगर आप गलती से हाइपर कॉन्जुगेशन पहले नहीं देखते हो, इंडक्टिव इफेक्ट पहले देख लेते हो, तो ये तो CH3 है, यहाँ पर भी CH3 सेम हो गया, बट यहाँ पर क्या लगा हुआ आपका, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है किससे, मिथाइल ग्रुप से। आपका आंसर उल्टा आता है और गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा सबसे पहले देखना कि वहां रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो आप उसको कंसीडर करोगे, फिर आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में क्या देखोगे, इंडक्टिव इफेक्ट। कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट से पहले आंसर मत निकाल लेना। अब आ जाओ यहाँ पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन कुछ नहीं है यहाँ पे, ये यहाँ पर कार्बन के साथ क्या लगे हुए हैं, ड्यूटेरियम। ठीक है, 3। ये sp2 है, इसके बगल में अल्फा कार्बन है, इसके पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये sp2 है, इसके बगल में कैसा है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है, इसके पास क्या है, 3 अल्फा ड्यूटेरियम प्रेजेंट है। अब मैंने जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, मैंने बताया था CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, CD से। ठीक है, इसलिए C की वैल्यू ज्यादा है किससे, D से, क्योंकि इन दोनों केस में क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और साथ में CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है किससे, CD से। डाउट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला पेज खोलो जहां इंट्रोडक्शन लिखा था, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो ये दोनों केस तो मेरे हाइपर कॉन्जुगेशन से सॉल्व हो गए। इन दोनों के अंदर यहाँ तो D लगा हुआ और यहाँ पर क्या लगा हुआ, H। यहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है, बचा क्या, इंडक्टिव इफेक्ट बचा। इंडक्टिव H का ज्यादा होता है, D का ज्यादा होता है, D का ज्यादा होता है। ठीक है, D का ज्यादा होता है, इसलिए B की A से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पर मेरा B ज्यादा आगे आ जाएगा इससे A से। ठीक है, ये लिख लो आंसर, आगे क्वेश्चन लिखो। और ये तो कुछ नहीं, इजी से क्वेश्चन में भी तो आएगा, मजा आ गया। यहाँ पर बस आप देख रहे हो कि आपको देखना आता है कि नहीं आता, रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट। बेसिक इनके साथ जब पढ़ोगे तब अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन लिखो, नाम तक हो गया था। इसको थोड़ा दिमाग लगा के करना।
ई क्या है? इलेक्ट्रोफाइल कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, टेंशन मत लो, कोई भी ग्रुप लगा हुआ है हमारा। दिमाग लगा के इसका आंसर निकालना है, एक ही बात में वो भी ठीक निकालना है। एक है बी सी डी। हर एक चीज को लिखना है, पहले रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, कौन सा ग्रुप का क्या इफेक्ट लगेगा। इधर वाले क्वेश्चन लिख ली, ठीक है, आंसर के साथ। आगे हमसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? क्या इलेक्ट्रोफाइल क्या होता बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? है? अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, जहाँ वहाँ यही कहा है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विट्राइक होता है, क्या होता है? जी मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वैसे वैसे बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो। अब जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, जो कार्बन हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, यहाँ एक ई लिख देना ताकि ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसा। सर इसमें पहले ए सबसे स्टेबल है, फिर उसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरे में जो हमारे हैं, दूसरे में जो दूसरे में दो कैसे बनते हैं? एक ही तो बनता है, मतलब प्लस चार्ज तो ये नोन होता है ना। सर वो लीस्ट स्टेबल नहीं ना होता है वाला, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। कौन बोल रहा है कि नाइट्रोजन को ऑक्टेट एक्सपेंड करने सर के वो लिए? ऊपर रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन में एक्सपेंड
NH2 में अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आता है तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा नाइट्रोजन है तो ऑक्टेट 4 ही बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा। फिर उसके बाद अगला है सोच समझ के लॉजिकल आंसर दो। पावर भी लिखवाया था रेजोनेंस के अंदर ना, किसकी पावर ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ये भी सोचना तो वो भी देखना है। पता था मुझे इधर करे ये लिखा ही नहीं आगे बॉडी का मैं बता दूं पहले क्वेश्चन आया ना तो क्वेश्चन को पहले देखो कि क्या है रेजोनेंस कैसे लगता है, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। तूने बस NH2 देख के सी कर दिया था है कि नहीं। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर सिंगल बॉन्ड इधर तो नहीं है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज तक रेजोनेंस पहुंच रहा है, वो तो यहीं तक रुक गया ना। पॉजिटिव चार्ज तक तो रेजोनेंस पहुंचा ही नहीं तो स्टेबल करेगा ही नहीं, और यहां से देखेगा तो यहां से रेजोनेंस तो है ही नहीं। अब इस केस में देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर से लेके इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज तक रेजोनेंस है कि नहीं है, कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर यहाँ आएंगे ये आगे बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएंगे, ये कैसे हो जाएगा मेरा स्टेबल हो जाएगा। आई बात समझे, ये यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आएंगे आगे बढ़ेंगे, यहाँ से लोन पेयर यहाँ पर, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज को क्या इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो क्या हुआ मेरा स्टेबल पेयर। दूसरी चीज देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज पूरा कॉन्जुगेशन है, कहां से ऑक्सीजन के लोन पेयर से पॉजिटिव चार्ज तक पूरा कॉन्जुगेशन। अब इस केस की बात करते हैं, रेजोनेंस की तो बात ही खत्म हो गई क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए इसके लोन पेयर यहां तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या हो सकता है इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। ये रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है, ये रेजोनेंस तो यहाँ पर भी, ये वाला रेजोनेंस यहाँ पर भी, ये तो हर केस में ना वो तो नॉर्मल हो गया, कैंसिल आउट हो गया भाई। ये देखो ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सेम है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हो तो मिल जाएगा। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ऐसा हो तो आपको रिंग के अंदर वाला तो सब में सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं, फर्क पड़ रहा है इस ग्रुप से। अब इस ग्रुप का इस पॉजिटिव चार्ज पे रेजोनेंस तो नहीं, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हैं, ये तो CH बॉन्ड लगाते हैं, फिर क्या लगा सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हैं। अब NH2 ग्रुप जो है वो मेरा क्या लगाते हैं -I प्लस I, देखो और हम यहाँ पर भी देखो साथ में OCH3 लगा हुआ है, OCH3 जब मेरे पास लगा हुआ है तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड खत्म हो गया, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन हो गई, मतलब इसके लोन पेयर भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। तो अब इस ग्रुप का OCH3 का क्या लगेगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इन दोनों में तो रेजोनेंस लग रहा था और रेजोनेंस में जब देखते हैं तो NH2 की पावर OH से क्या होती है ज्यादा होती है, प्लस M की पावर, और क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और NH2 अभी वो खोलो रेजोनेंस का जहां मैंने आपको लिखवाया था और इंडक्टिव इफेक्ट का जहां मैंने पावर लिखाई थी ना वहां पर, तो बताओ नाइट्रोजन जो है ये इसका ज्यादा लिखवाया था प्लस M या ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन में ज्यादा लिखवाया था, ठीक है। तो इसलिए मेरा A तो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, B से, क्योंकि इन दोनों में तो रेजोनेंस था। ऑफ कोर्स ये दोनों C और D से तो ज्यादा हैं क्योंकि C और D में रेजोनेंस नहीं है। अब मेरे पास NH2 ग्रुप है और यहाँ पर क्या है OCH3 ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट वाला पावर वाला वो खोलो, जब पर इंडक्टिव इफेक्ट पावर का लिखा था वहां पर मुझे बताओ NH2 क्या शो करता है और OCH3 क्या शो करता है।
अपनी लोगे खोलने पेस्ट कर लो, ठीक है। देख NH2 आ गया, किसका काम कर रहा है ये? प्लस आई का, ठीक है ना। ये किसका काम कर रहा है? प्लस आई का। और OCH3 इसका काम कर रहा है माइनस आई, ठीक है। सबका काम लिख दिया मैंने। ये तो काम कर रहा था किसका? प्लस m का। ये भी काम कर रहा था किसका? प्लस m का। वो प्लस आई और माइनस। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगना चाहिए? डोनेटिंग। क्यों? पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा मेरे पास? स्टेबल, ठीक है। और लिखवाया भी था मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि पहले प्लस m देखेंगे, फिर प्लस h देखेंगे और फिर क्या देखेंगे? प्लस i देखेंगे। तो इसी वजह से ये दोनों हो गए। अब देखो C में तो प्लस i लग रहा है और D में क्या लग रहा है? माइनस i। तो मुझे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? प्लस i वाला या माइनस i वाला? प्लस i वाला। इंतजार क्यों करते हैं सब लोग? बोले फिर मैं बोलूं। तो C और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास? ठीक है। तो इसका अब इसका आंसर निकालो। इसका ये इन दोनों का आंसर तू बताएगा, क्यों नहीं बोल रहा तू? मैं इनका आंसर बताएगा, रीजन बताएगा तू क्यों आंसर है। ठीक, तो फिर मेरा भाई हेल्प कर देगा मेरे को आंसर बताने में। यही कर रहा हूँ तेरे से, टेंशन मत ले। इन दोनों का आंसर निकालो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा? कि घर जाके एक बार रिवाइज करोगे ना तो चीजें आ जाएंगी समझ में। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको याद नहीं होगी। और ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब पूछता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। आप खुद ही सोचो ना, जहां जहां पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वहां पर OH अगर लगा देता और बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लेता, समझ रहे हैं? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हर पोजीशन पे OH लगा दे और पूछेगा बेसिक स्ट्रेंथ, तो कैसे निकालते थे बेसिक स्ट्रेंथ? OH ग्रुप को निकालो, जो कार्बोकैटायन होगा वो कैसा होना चाहिए? मेरा स्टेबल होना चाहिए। तो जो ये आंसर है ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ का भी आंसर आ जाता है। निकाल भी सकते हैं इसका आंसर। सोच समझ के पहले कौन सा इफेक्ट लगेगा, पहले वो चीज जरूरी है। तुक्के नहीं मारने कि ABC या CAB हो जाएगा या फिर और कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो। 3C2 कर दिया ना, 3 तरीके बनते हैं, अब घुमाते रहते हैं। पहली चीज रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है वो देखो, और फिर उसके बाद देखो किसकी पावर ज्यादा होती है किसकी कम होती है। क्यों? कर दिया काम बस मैंने यहीं पे। नाइट्रोजन पास लोन पे होगा नहीं होगा, ठीक है। और NO2 ग्रुप का क्या लगता है? माइनस एम या प्लस एम? मैंने क्या बताया था माइनस एम लिखने के लिए? कभी भी देख, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। X कनेक्टेड है Y से और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से क्या है? ज्यादा है, तो ये कौन सा ग्रुप शो करेगा? माइनस एम। साइनाइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, X कनेक्टेड है Y से, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से क्या है? ज्यादा है, ये ग्रुप भी कैसे शो करेगा मेरे पास? हेलोजेंस के लिए क्या लगाते हैं? प्लस एम या फिर माइनस आई? माइनस आई। एप्लीकेशन में अभी लिखवाया था सबसे पहला पॉइंट मैंने, ठीक है। पावर ऑफ इफेक्ट्स लिखवाया था मैंने, लिखवाया था हेलोजेंस का हम लोग क्या मानते हैं? माइनस आई देखो। अब यहाँ पर माइनस एम लग रहा है और यहाँ पर क्या लग रहा है? माइनस आई लग रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो भाई इसका माइनस एम और इसका लग रहा है माइनस आई। तो और अब मुझे देखनी है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो एनायन की स्टेबिलिटी माइनस वाले ग्रुप से बढ़ती है या कम होती है?
माइनस एम वाले, माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो न्यूट्रल हो, अपने पास ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। ये देख, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो है वो माइनस से क्या करती है, बढ़ती है, कम थोड़ी होगी, तो बोले कम होती है, ठीक है। तो अपने पास क्या माइनस एम लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस एम से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब अपने पास जो टेबल है उस टेबल के अंदर देखो NO2 का माइनस एम साइनाइड के माइनस एम से ज्यादा होता है, देखो अपनी नोटबुक की टेबल में, वो टेबल याद भी करनी है आपको, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी लिखा हुआ है NO2, फिर साइनाइड लिखा हुआ है, NO2 का ज्यादा होता है साइनाइड से, क्या माइनस एम इफेक्ट, तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो जल्दी से स्टेबल हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। C लास्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ क्या लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। बोलो बात समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन का मैं करूं, इसमें B सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, B सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बेवकूफ है तो। अब ऐसा थोड़ी होता है मैं लोन पेयर बनाऊंगा तो ही तेरे को ये बात समझ में आएगी। उसमें वो भी था CH2 तो प्रेजेंट है, उसके बाद और यहाँ क्या हो रहा है, सर तो CH2 के होने से वो हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, अभी करें क्वेश्चन, रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास, लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर कार्बन के साथ Cl लगे हुए, ठीक है। तो भाई यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, और मैंने आपको बताया था कभी भी लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज में होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये CH2 है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इसके बाद में ये कैसा है मेरा sp3, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अरे भाई इसका तो माइनस है बाद में लगेगा ना, दूर हो गई डिस्टेंस इसके कंपेयर में, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा, कार्बन के साथ Cl और Cl लगा, sp2 के बगल में sp3 हाइब्रिड कार्बन तो है बट हाइड्रोजन एक भी नहीं है। अब मेरे को बताओ ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस H लगाता है कि नहीं लगाता, कार्बन हेलोजन बॉन्ड क्या लगाता है मेरा, माइनस H इफेक्ट लगाता है, इस वजह से क्या लगेगा, माइनस H इफेक्ट लगेगा। स्टेबिलिटी किसकी देखनी है, कार्बोकेटाइन की, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, जो प्लस इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास C वाला ज्यादा जाएगा, फिर B और फिर क्या जाएगा T, क्योंकि यहाँ तो ये रेजोनेंस है और यहाँ पर इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर प्लस H लग रहा है और यहाँ लगेगा माइनस H, क्यों, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। लिखो अगली हेडिंग डालो, फिर उसके अंदर और कुछ के लिए सिर्फ डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है। कैसे बातें करती तुमने, 7 केस ऐसे किया था हम लोगों ने, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर किया था कि नहीं किया था, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ना। अभी भी देख यहाँ पर जो क्वेश्चन किया था ये वाला, वो CH3 वगैरह लिखा है नहीं, एक नीचे भी लिखा था ना मैंने, ऑक्सीजन पे आ रहा था ना लोन पे, ये वाला यहाँ पे B A से ज्यादा स्टेबल क्यों है, इफेक्टिव रेजोनेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज क्या है, रेजोनेंस के अंदर है, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ बेंजाइल इंटरमीडिएट। मुझे बताओ क्या मेरा रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन मेटा पोजीशन पे लगता है कि नहीं लगता, या किस किस पोजीशन पे लगता है, पैरा और ऑर्थो पे ही लगता है, मेटा पे नहीं लगता, ठीक है ना। क्यों, अगर डाउट है तो हम लोगों ने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए थे, तो आप हमेशा आपने देखा जब भी आपने ऐसी बेंजीन बनाई यहाँ कोई ग्रुप लगा होता है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या फ्री रेडिकल हो, तो यहाँ पर चार्ज आता था, फिर यहाँ पर फिर वापस बाहर चला जाता, मतलब ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन होती है मेटा और ये क्या होती है पैरा। तो मेटा के ऊपर इफेक्ट नहीं लगता है, सिर्फ क्या लगता है ऑर्थो और पैरा पे लगता है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बात की है, ठीक है। लिखो आप सबसे पहले से बात कर लिखो था, मेसोमेरिक इफेक्ट स्टेबिलिटी कंपैरिजन ऑफ बेंजाइल BnZyl बेंजाइल इंटरमीडिएट,
लिखो मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आर एप्लीकेबल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन by same magnitude. Mesomeric and hyperconjugation effects are applicable at ortho and para position by same magnitude because resonance and hyperconjugation do not depend on distance. Because resonance and hyperconjugation do not depend upon distance. डिस्टेंस पे कौन डिपेंड करता है? सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। दूसरा पॉइंट लिखो, मेसोमेरिक एंड हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक एंड हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट are not applicable at ortho position, are not applicable क्या हुआ? डेल्टा या ऑर्थो, ये ऑर्थो में आपने कहा at meta position are not applicable at meta position. थर्ड पॉइंट लिखो, पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इसके लिए बताता हूँ क्या। अब देखो ध्यान से देखना, ये आपके पास बेंजाइन है, ठीक है, बेंजीन है, यहां पर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या वो क्या हो नेगेटिव चार्ज। अगर आपका ये ग्रुप यहां पर अटैच्ड हो तो इसकी पोजीशन इस ग्रुप से सबसे पास में होगी, मतलब और तो मेरे पास क्या होता है सबसे पास में, फिर क्या होता है मेटा और फिर क्या होता है पैरा, ठीक है। आपका रेजोनेंस सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये यहां पर लगा होता है, यहाँ फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन के बाद तो उसको कोई इफेक्ट आता ही नहीं है, पर फोर्थ कार्बन ये नहीं है, इधर से देखेंगे फिर 1 2 3, ठीक है ना, तो ये पूरे इस पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट तो लगता ही है, बट इंडक्टिव इफेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे सबसे ज्यादा लगता है, फिर मेटा पे, फिर किस पे लगता है पैरा पे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो सबसे पास में लगी हुई है, ये जी ग्रुप लगा हुआ है पास में, सबसे पास में है कि नहीं, फर्स्ट कार्बन पे। हम लोगों ने क्या देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्टेंस पे सबसे पहले नंबर डिपेंड करती है, फिर नंबर पे, और फिर लास्ट में किस पे डिपेंड करती है पावर पे। तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, तो ऑर्थो सबसे पास में, इसलिए ऑर्थो पे सबसे ज्यादा लगेगा, फिर मेटा पे, फिर किस पे लगता है पैरा पे, ठीक है। तो लिखो आप इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ऑर्थो, मेटा और फिर पैरा, सबसे ज्यादा लगेगा ऑर्थो पे, फिर मेटा पे, फिर पैरा पे। क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर।
पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, ऊपर के 4 पार्ट ए बी सी डी मैं वो समझाऊंगा, फिर अगले क्वेश्चन से आप खुद आंसर निकालोगे। एक पार्ट बस मैं करके दिखा रहा हूं। घर जाते ही जितना पार्ट अभी तक रिवाइज किया, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से बाद से इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और क्वेश्चन करने ही करने हैं, ठीक है? सभी चीजें याद रखो। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखिए आपने 4 ऑप्शन देखते हैं। देखो अब अपने पास यहाँ पर लगा हुआ है ऊपर CH2 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 तो हर जगह सेम हो गया, सिर्फ किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? OH ग्रुप की। यहाँ पर OH लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पे। यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे? मेटा पे। और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है कौन सी पोजीशन पे? पैरा पे। इतनी बात समझ में आ गई? अब ऑर्थो पे आप देखो मेरा रेजोनेंस कहाँ एप्लीकेबल होता है? ऑर्थो और पैरा पे। OH ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस एम शो करता है? OH ग्रुप प्लस एम शो करता है या माइनस एम शो करता है? प्लस। मैंने तरीका भी बताया था, अगर डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर है तो वो क्या शो करेगा? प्लस एम शो करेगा। माइनस एम वाले क्या करते थे? x से y कनेक्टेड होता था, दोनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए और y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी x से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। देखने का तरीका तो मेरे को पता है ये मेरा एक प्लस एम भी शो करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है OH कौन सा? माइनस आई। देखो टेबल दोनों खोल के रखना, हर क्वेश्चन में काम आएगी अब, ठीक है? माइनस आई शो, मैंने दोनों की वैल्यू लिख दी। ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। मेटा पे क्या लगता है? सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस नहीं लगता। OH का क्या होता है? सिर्फ माइनस आई। ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। पैरा पे क्या लग सकता है? रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है। तो यहां पर क्या लगेगा? इसका प्लस एम भी लगेगा और साथ में माइनस आई भी लगेगा। यहां पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मेरे को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखना है तो वो डायरेक्टली रूप से कहते हैं किसके? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि प्लस एम ज्यादा होता है, फिर क्या होता है? प्लस एच, फिर प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, है कि नहीं? इतनी बात मानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दोगे तो ही न्यूट्रल हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, अब देखो यहां पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो मतलब ना ही कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना ही कोई इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहां पर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस आई। वो इलेक्ट्रॉन और निकालने की कोशिश कर रहा है। भाई पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है और निकाल रहे, तो इसको क्या कर रहा है? ये अनस्टेबल कर रहा है। इसमें तो कुछ भी लगा हुआ नहीं है, ना ये स्टेबल कर रहा है ना अनस्टेबल कर रहा है, जैसा है वही वैसा है। बट इसमें ये इसको क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है। इसलिए मेरे पास बी तो कैसा आ गया लास्ट में, और इससे ज्यादा मेरा कौन स्टेबल है? डी। इतनी बात क्लियर होगी। ए ऑप्शन को देखो, ए और सी को ध्यान से देखो। भी ए पे क्या लग रहा है? प्लस एम। यहां पर भी क्या लग रहा है? प्लस एम। मतलब रेजोनेंस से आने वाली दोनों की तरफ स्टेबिलिटी तो क्या होगी? सेम। यहां पर इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा किससे? इससे। क्यों? अभी मैंने आपको लिखा है ये पास में लगा हुआ है, तो इसका माइनस आई। अब इसका माइनस आई, देखो रेजोनेंस से जो स्टेबिलिटी मिलनी थी वो तो दोनों की क्या है? सेम है, ए वाले की भी और सी वाले की भी। बात अब आती है किसकी? इंडक्टिव इफेक्ट की। अनस्टेबल ये भी करेगा, अनस्टेबल ये भी करेगा, पर कौन सा ज्यादा अनस्टेबल करेगा? ए वाला, क्योंकि ये इसके पास में लगा हुआ है। तो सी और ए में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? तो मेरे पास सी ए डी बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन करो और इसी तरीके से आगे तक के क्वेश्चन लिखो, सारे ऐसे ही करने हैं। हर एक ग्रुप का पहले ये लिखोगे वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन करो। कार्बोकैटायन है तो प्लस एम प्लस एच प्लस आई वाले स्टेबल करते हैं, कार्बोनाइन है तो माइनस एम माइनस एच माइनस आई वाले स्टेबल करते हैं।
अपना अपना आंसर निकालो, डिस्कस नहीं करना है किसी से। अपना आंसर निकाल के पहले चेक करो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ये चीज समझ में आई है कि नहीं। अपना आंसर निकालो पहले और फिर चेक करो सामने कि आपको वो आंसर है या नहीं। ये ए बी सी डी है और यहाँ नीचे NO2 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, ध्यान रखना। आंसर उल्टा नहीं होगा, मैं इसको उल्टा आंसर दे दो बेहतर है। टीवीसी है इसका इसका ठीक है। क्या वो मॉडल देखा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद अच्छा पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ लो, है कि नहीं? पहला क्वेश्चन आ जाएगा तो बाकी के सब अपने आप आंसर निकाल लोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। ये शायद समझ में पहले वाला थर्ड वाले का बीएससी डीबीसी है। किसका थर्ड वाले का? बीएससी सेकंड वाले का क्या है? डी बी सी, ठीक है। ये ए बी सी डी इसका है, नीचे वाला ए बी सी डी इसका है। क्या आंसर? नहीं क्वेश्चन बताए हैं। पहले वाला आपको समझ में आ गया, अब देखो सेकंड वाला डिस्कस करते हैं। तो थर्ड वाले का बीएससी देखते हैं, अभी पहले सेकंड वाला डिस्कस कर लेते हैं फिर डिस्कस। NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप का क्या क्या काम होता है बताओ? -m का काम करता है और -I का काम करता है, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है NO2? मेटा पे। सिर्फ क्या लगेगा? -I, -m नहीं लगेगा क्योंकि पोजीशन कौन सी है मेरी? मेटा है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया मेरा -I इफेक्ट आ गया। यहाँ पर क्या लगेगा मेरे पास? -m और -I है। डी वाले में कुछ भी नहीं लगेगा। अब देखो माइनस से प्लस की स्टेबिलिटी बढ़ती है कम होती है? कम होती है। ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, ये ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, बट यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, ठीक है। तो डी तो मेरे क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। डी मेरे पास आ गया सबसे पहले। अब बात हुई ए बी और सी। देखो यहाँ पर -m लगा हुआ और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ? -m। रेजोनेंस वो भी -r क्या होगा? ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, इसकी वजह से ये और ज्यादा क्या होगा? अनस्टेबल होगा। बट यहाँ पर सिर्फ क्या लग रहा है? -I लग रहा है, तो इसलिए क्या गया मेरा Br। अब ऑर्थो और पैरा पे -m की पावर तो सेम लगती है, रेजोनेंस की पावर डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बट -I इसका ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू इसके, इसलिए आपका C आ जाएगा और फिर लास्ट में आएगा E, ठीक है। सर मतलब बीबीसी होता है सेकंड किसका? इसका क्या आंसर समझो? बीबीसी पहले क्या है? पहले बी होगा पहले डी है गलत हो गया। सर उसमें किसी माइनस आई इफेक्ट लगता है इसमें बी में तो ऊपर भी तो नेगेटिव चार्जेस स्टेबिलिटी तो होगा, तो सी तो बी सबसे स्टेबल हो गया ना। अच्छा माइनस हाँ बीडी इज इक्वल टू है, ठीक है। ये आगे सेकंड क्वेश्चन लिख लिया आंसर इसका?
डाउट? यस, आ गया समझ में? बना के ठीक है। अब लिखो, पहले आप उन दोनों का आंसर निकालो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। कुछ नहीं करना, बच्चों वाला काम है, पीछे से टेबल में से देख देख कर कि भाई किसका क्या इफेक्ट होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। ठीक है। इसमें कंपेयर करोगे, बात करो, पहले आंसर निकालो। सर फोर्थ वाले का ACBD आ रहा है। फोर्थ वाले का क्या लेगा? हाँ ठीक है। उल्टा ही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में 8 के 8 ऑप्शंस है, ठीक है? ऊपर के 4, नीचे के 4 का अलग अलग आंसर मत निकालना, सारे एक साथ निकालना। ऊपर वाले में कौन सा लगा हुआ? ये वाला डी सबसे ज्यादा। क्या आंसर है इसका? ACBD है। ठीक है, उल्टा हो। हम लोग ज्यादा से कम बताते हो, कम से ज्यादा बताते हैं, इसको ठीक है। इसका निकालो, ये 8 का ऑप्शन है, ABCDEFGH। चलो तब तक थर्ड वाले डिस्कस कर देता हूं मैं, अपना आंसर देखिए। OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर ये प्लस M और माइनस I इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस I शो करेगा और यहाँ पर प्लस M और माइनस I शो करेगा, ठीक है? यहाँ पर कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा। इसी वजह से माइनस की वजह से माइनस चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो B मेरा सबसे ज्यादा होगा। फिर आ गया D, ठीक है? इन दोनों के अंदर प्लस M की वजह से तो दोनों अनस्टेबल हो रहे हैं, बट माइनस I मेरा यहाँ ज्यादा लगेगा, इसलिए A आएगा और फिर आएगा C, तो B D A C आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ नीचे वाले पे, ठीक है? वो आंसर आ गया ना, ठीक है? NO2 ग्रुप लगा हुआ है, माइनस M माइनस I, यहाँ देखोगे तो सिर्फ माइनस I, और यहाँ पर देखोगे तो माइनस M और माइनस I। माइनस I ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए मेरा A सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर स्टेबल होगा मेरा C, फिर होगा B और लास्ट में होगा D। यहाँ दोनों में माइनस है, माइनस है, माइनस I लग रहा है, यहाँ सिर्फ माइनस I लग रहा है और लास्ट में कुछ भी नहीं लग रहा। इसका आंसर, इसका निकालो फिफ्थ वाले का आंसर। हर एक ग्रुप को पकड़ो, वो क्या शो करता है पहले वो लिखो,
तो फिर आंसर निकालो। इस साइड के कोई क्वेश्चन में डाउट है थर्ड फोर्थ के अंदर? क्या? आपको जाना अपना अपना आंसर निकालो भाई, बातचीत करके थोड़ी जाएगा आंसर आते हैं। अभी बस दो क्वेश्चन हो रहे, इसके अलावा दो क्वेश्चन हो रहे, फिर एमएलएफसीडी पढ़ेंगे। कौन सा लिखा आंसर है ये? ऐसा है एच का गाइड बेटे तो नहीं ये एच एच का है ये एच क्यों नहीं सब वो जी किया ना मैंने उसे और आपने और क्या करा जी और एच तो है। आप कुछ गलत कर रहे हो मैंने कुछ नहीं किया कि अरे नहीं चाहिए आपको कार बॉक्स के लिए ऐसे लग रहा है। आपने बनाया है वो मैं मान नहीं सकता है आगे तो सर ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच वाले से पहले आता है बस ठीक है मतलब बाद में सर ये कर दिया ठीक है ठीक है। जल्दी हो गई एक ही तो गलत हो गया ना, चार ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया तेरा काम। हाँ चलो ठीक है, मेरे को आगे आंसर आ गया। एच पहले आएगा ना, ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? ये भाई इसका माइनस एम जो होता है कम होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइड के। माइनस एम का ऑर्डर देखो ना, पहले एल्डिहाइड आता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो इसका भी उल्टा आएगा ना यहाँ पर आंसर। इसकी वजह से पहले एच आ जाएगा फिर जी बाद में आएगा। लिख के करके देखो, लिखोगे तो सही आंसर आएगा। तो अरे मैं पहले बनाया यार, कैसे होता है पहले बनाया था, वो प्रूफ है।
पहले बना दिया था मैंने। इसके बाद दो है। हाँ, इसके बाद दो हो गए। अब देखो यहाँ पर अब वो काम क्या है, हर एक ग्रुप का बस काम देखना है। NO2 क्या दिखाता है? माइनस है, OH प्लस है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है ना, तो वहीं से पता चल जाएगा अपने को। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा, इसके बगल में प्रेजेंट ये अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। डी ऑप्शन में कुछ भी लगा हुआ साइनाइड माइनस M, NH2 प्लस M, एल्डिहाइड माइनस M, कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस M। ऊपर सब में क्या है? कार्बोकैटायन है, तो प्लस M का ऑर्डर जिसका ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और माइनस M का ऑर्डर जिसका ज्यादा हो वो कम स्टेबल होगा। सीधी सी बात। तो अब देखो प्लस M कहाँ पर है? एक तो B में लगा हुआ है और मेरा एक F में लगा हुआ है। प्लस M का ऑर्डर जब आप देखोगे तो F का NH2 और प्लस M ज्यादा होता है किससे? OH से, ठीक है। तो भाई आपके पास क्या हो जाएगा? F तो ज्यादा आ जाएगा किससे? B से। जो मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया ना वो मैंने आज तक खुद भी याद नहीं किया, ठीक है, बट किस तरह से करते हैं दिमाग लगा के। अब कुछ उसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। ऊपर क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके साथ है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी अपने लोन पेयर को अपने पास रखूं, बट नाइट्रोजन की कम है तो नाइट्रोजन इजीली दे देगा। अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन में कंपेयर में इजीली दे देगा तो इसका प्लस M तो इससे ज्यादा अच्छा होगा ना, है कि नहीं? ये प्लस M मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होती है, तो ये इससे ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन तो हट गए, ये दोनों हटा दो। अब बचते हैं ये वाला प्लस H, ठीक है ना? प्लस H हो रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो C आ गया मेरे पास, ये ऑप्शन भी हटा दो। अब ये तो माइनस M माइनस M माइनस M माइनस M है, ये कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मेरा D पहले आ जाएगा भाई, क्योंकि ये तीनों चारों केस में तो ये क्या हो रहा है? अनस्टेबल हो रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन की कमी है और इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, उससे अच्छा तो ये है जहां कुछ भी नहीं हो रहा। अब इन तीनों में जब देखोगे A E G H में, तो माइनस M का ऑर्डर देखोगे तो NO2 का माइनस M सबसे ज्यादा है, इसलिए वो क्या होगा? सबसे लास्ट में होगा। फिर साइनाइड का आता है, इसलिए वो पीछे से लास्ट में। इन दोनों में देखोगे तो एल्डिहाइड का माइनस M ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसलिए पहले H आ जाएगा और फिर क्या जाएगा आपके पास? G, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा F B C D H G E A। इसका आंसर निकालो बताओ फटाफट। मेरे को पता है पक्का ये आंसर निकालो। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पर कितने मेरे? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए A ज्यादा स्टेबल है B से, B ज्यादा स्टेबल है C से, C ज्यादा स्टेबल है D से। sp2 के बगल में जब भी sp3 देखेंगे तो पहले क्या लगेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा। देखने में ये ज्यादा स्टेबल लगता है, बट ये नहीं होगा, जो चीज दिखती है वो ऐसे नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ में? अगले क्वेश्चन लिखो। 2 क्वेश्चन अभी इजी से, वो है तो एक ही क्वेश्चन, बट 2 जबरदस्ती एक ही क्वेश्चन है, ये मान लो। हाँ देखो 6 7, चलो 2 लिख लेंगे। CH2 पॉजिटिव ये लगा हुआ है, CD3
CH3 CD3 CH3 निकाल इसका आंसर। BACD ठीक है। आगे समझ में अब आपको कैसे आंसर निकालने के लिए है ना, ठीक है। समझ में अपने पास जब एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना सारे क्वेश्चन लिख के तो चीजें याद हो जाएंगी। उससे पहले एक बार प्लस आई का ऑर्डर माइनस आई का प्लस है माइनस एम का ऑर्डर याद कर लो और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाओ बिना कुछ देखे, अपने आप समझ में आ जाएगा सारी चीजें। एक बार घर जाके रिवीजन करना है इसका आज बैठ के, यहीं तक पढ़ेंगे आज, ठीक है। एरोमेट्रिसिटी अगली क्लास है क्या है डी हाँ ठीक है DBC ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा क्योंकि मेरे पास ऑर्थो पैरा पे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस लगता है तो इसका प्लस H लगेगा। इसका भी क्या लगेगा प्लस H, ऑल्दो इनका प्लस I भी लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर मेरे पास क्या लगेगा, इसका सिर्फ प्लस I लगेगा और इसका क्या लगेगा सिर्फ प्लस I। ऊपर कार्बो कैटायन है तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा पहले बताओ। क्यों? क्योंकि मेरे CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, CD से, ठीक है। तो इसलिए मेरा B पे मेरा ज्यादा हो गया किससे, इन दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन का खत्म हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ क्या लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट CD का ज्यादा होता है किससे, CH से, ठीक है। तो फिर मेरे पास C आ जाएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा B। अब आ जाओ इस पे, CH3 लगा हुआ है यहाँ पर प्लस H लगेगा और प्लस I भी लगेगा। CH3 यहाँ पर लगा हुआ तो सिर्फ प्लस I लगा सकते हैं क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। यहाँ पर लगा हुआ तो प्लस H भी लगाएगा और प्लस I भी लगाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा। अब देखो यहाँ पर तो हर जगह प्लस वाला लगा ही रहा है पर D के अंदर कुछ भी नहीं लगा, तो D तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस वाली इफेक्ट और स्टेबिलिटी एनायन की देख रहे हैं उल्टा हुआ, तो D तो मेरे पास सबसे ज्यादा। फिर क्या जाएगा मेरे पास B क्योंकि यहाँ पर तो प्लस H और प्लस H लग रहे हैं। अब इस और इस केस के अंदर जब आप ये देखोगे तो क्या होगा, प्लस H तो सेम है प्लस प्लस I इसका कम होगा इसी वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिर आपके पास आ जाएगा ये C और लास्ट में आएगा, ठीक है। तो बस आज की सवाल ये संपन्न होती है। कल की क्लास में एरोमेटिसिटी देखेंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 11th का पार्ट है ना, 11 तो चल रहे हैं केमिकल ये संडे के बाद, ठीक है। संडे तक अपना ऑलमोस्ट जीओसी का काफी पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग का एक एमओटी बचा है मेरे पास, फजांसो और ड्रैगन, वो करेंगे। फिर जीओसी और फिर केमिकल बॉन्डिंग खत्म। फिर 11th क्लास में चलेगी अपनी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक और 12th के साथ तुमको एक बैच अटेंड इनके साथ करना पड़ेगा। तुम्हारी 1 घंटे की क्लास चलेगी, तुम लोगों की 2 घंटे की चलेगी और तुम लोगों को भी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक पढ़ना होगा तो इनके साथ बैठ के पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ 1 से 3 ही रखूंगा। फिर 3.5 से 4.5 रखिए।